आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एक और न्यू चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट स्टडी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 12 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिकी बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा मजेदार चैप्टर है। केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा मजेदार होता ही है एंड इसमें काफी सारे रिएक्शन वगैरह होते हैं, बट ये जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें रिएक्शन नहीं होने वाला है। हाँ, एक दो एग्जाम्पल आप रिएक्शन में पढ़ सकते हो, बाकी रिएक्शन नहीं होने वाला है। काफी ज्यादा मजेदार चैप्टर है एंड बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। इसके वेटेज की बात की जाए तो सीजी बोर्ड में 7 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो 7 मार्क्स है ना, इसे डिवाइड किया है कुछ इस टाइप से। मैं आपको बताता हूँ। इसमें 1 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर के आपको मिलेंगे 1 क्वेश्चन और 3 नंबर का मिलेगा आपको 1 क्वेश्चन। ऐसे टोटल आपको 7 मार्क्स मिलते हैं एंड इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन होते हैं भाई। मतलब बहुत ज्यादा इजी होते हैं, थ्योरिकल बेस होते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल जैसा होगा, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। बाकी सभी के सभी बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं। बीच बीच में मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर के पूछे जाते हैं। ये जो लेक्चर होने वाला है 1 घंटे के अंदर में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे एंड बोर्ड एग्जाम के पर्पज में ये जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, चाहे आप रिविजन करो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मतलब भाई पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, पूरे क्वेश्चन बनेंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। हर एक सिंगल टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर के अंदर में। चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस लेक्चर के अंदर में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने एंड कौन सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। वैसे सभी के सभी टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पर टॉपिक्स है। जितने भी टॉपिक्स है बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो आराम से हम करेंगे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। सबसे पहले हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है अभिक्रिया का वेग, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। देन सेकंड यहाँ पर है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ये जो अभिक्रिया का जो वेग है उससे कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, या तो कुछ चीज बढ़ेगा या तो कुछ चीज घटेगा, वो चीजें पढ़ेंगे। वेग के प्रकार हम पढ़ेंगे। वैसे ये जो वेग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 ही प्रकार हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का यही होने वाला है। इसके 2 प्रकार है, एक होता है शून्य कोटि अभिक्रिया और दूसरा यहाँ पर से प्रथम कोटि अभिक्रिया। वैसे तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया वगैरह भी होती है, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो शून्य कोटि अभिक्रिया एंड प्रथम कोटि अभिक्रिया ही होने वाली है। देन इसके बाद अभिक्रिया की आणविकता हम पढ़ेंगे। देन फिर अर्थ आयु काल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। वेग का नियम जो है जिसे रेट लॉ बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा नहीं बट इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है। शकीड़ा ऊर्जा क्या होती है, संघट अवधारणा क्या होती है, साथ ही हम लास्ट में पढ़ेंगे यहाँ पर जो अपना चैप्टर है, ठीक है। मतलब ये जो लास्ट टॉपिक है, एक सेकेंड जूम करने दो, ये है आयनिक समीकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है अभिक्रिया का वेग। अब देखो, अभिक्रिया का वेग समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, देन उसके बाद आपको ये पूरा जो अभिक्रिया का वेग है वो समझ आएगा। देखो, आपको पता है रिएक्शन कैसे यहाँ पर कंप्लीट होता है, कोई रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती है। लाइक यहाँ पर से एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। लाइक यहाँ पर देखना, मैंने ए ने लिया प्लस मैंने सी एल ले लिया, और इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाने पर NaCl बनेगा। रिएक्शन जो है अभी संतुलित है एंड चाहो तो मैं और भी इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकता हूँ, बट यहाँ पर नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने NaCl लिया और दोनों को मिला के NaCl सोडियम क्लोराइड मैंने बना दिया। अब यहाँ पर सब ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपको नजर आ रही है। आपको Na और Cl नजर आ रही होगी। ये Na और Cl जो दोनों यहाँ पर क्या है, जुड़ रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रिएक्शन बनाने के लिए जो भाग लेंगे अभिक्रिया में, वो यहाँ पर कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अभिकारक। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अभिकारक क्या है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो लास्ट में बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। यही 2 चीजें मुझे समझानी थी, आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम करते हैं अभिक्रिया के वेग को यहाँ पर परिभाषित। क्या होता है इसका परिभाषा, इकाई समय अंतराल, मतलब एक इकाई जो है, एक हम समय ले लेते हैं, कोई से भी समय ले लेते हैं, उसमें अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब क्या है, कोई भी हम समय ले लेंगे, एक परफेक्ट टाइम हमने ले लिया, कोई इकाई टाइम, ठीक है। उस समय में हम क्या करेंगे, ये जो अभिकारक है और ये जो उत्पाद है ना, मतलब बना हुआ और अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो प्रोडक्ट होंगे, तत्व होंगे, वो चीजें
यहाँ पर क्या होगी, उनमें सांद्रता में परिवर्तन जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग कहेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, उसको कैसे बनाना होता है, उसे बनाने के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करते हैं। यही फार्मूला आप लोग देख सकते हो, अभिक्रिया का जो वेग है उसके बराबर में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। बहुत ज्यादा सिंपल है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप इसे अच्छे से याद कर लेना एंड नोट्स बनाते चलना। इसका पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा और ये डिजिटल जो नोट्स है ये भी मिलेगा। सो अगला टॉपिक हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हमने यहाँ पर पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभिक्रिया का वेग पढ़ा एंड अब हम पढ़ेंगे इसे प्रभावित करने वाले, मतलब प्रभावित करने वाले कुछ कारक, कुछ ऐसे फैक्ट जो इसमें कुछ चेंज करते हैं। अब ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ पहले तो वेग के प्रकार। ठीक है, वेग के प्रकार हम पहले पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद ये जो टॉपिक है ये हम कंप्लीट करेंगे। देखो वेग जो है इसके दो प्रकार होते हैं, हमें इस चैप्टर में दो ही प्रकार पढ़ना है। जो सबसे पहला प्रकार है वो है औसत वेग, दूसरा है ताक्षणिक वेग। ये दोनों ही प्रकार कैसे हैं, दोनों को कैसे आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, हमने चावल, चावल आपको पता है हम जो बनाते हैं चावल, सीजी में हम भात बोलते हैं। इसे मान लीजिए मैंने बनाना स्टार्ट किया 9 बजे, मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट करता हूँ। 9 बजे मैंने यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया और 9:10 में ये पूरी तरह से बन जाता है। दो यहाँ पर नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले चावल को मैंने बनाना स्टार्ट किया 9 बजे, 9:10 में वो पूरी तरह से बन जाता है, चावल यहाँ पर पक चुका है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में कितना टाइम लग रहा है, तो भाई अगर 9 में 9:10 यहाँ पर ऐसे माइनस किया जाए तो 10 मिनट यहाँ पर समय मिलते हैं, मतलब समय अंतराल कितना हो रहा है, 10 मिनट का हो रहा है। अब देखो मैं आपको बता दूं, दो समय है उनके बीच का जो समय निकल रहा है, मतलब जितने समय यहाँ पर लग रहा है चावल बनने में, वही समय ना इसका औसत वेग कहलाता है। क्या है, यही इसका औसत वेग कहलाता है। क्या देखो, दो समय के बीच का औसत वेग, मतलब दो समय के बीच का जो समय होगा वो औसत वेग होगा। क्या होगा, समझ में आ रहा होगा। मैंने बताया कि भाई 9 बजे स्टार्ट किया हमने चावल बनाना, 9:10 में चावल बन चुके हैं। सो ये जो 10 मिनट है ना ये औसत वेग होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला यहाँ पर है ताक्षणिक वेग। ये ताक्षणिक वेग क्या है, किसी निश्चित समय पर मापा गया वेग जो है ताक्षणिक हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो हमने चावल बनाना कब स्टार्ट किया, 9 बजे। एकदम निश्चित मैंने टाइम बता दिया, 9 बजे मैंने स्टार्ट किया। ऐसा तो नहीं बोला कि 9 बजे के आसपास, 9:05-10, ऐसा मतलब फिक्स मैंने बता दिया ना कि 9 बजे ही मैंने स्टार्ट किया, 9:10 में ये बन चुका है, मतलब 9:10 भी यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर जो वेग होगा, परिवर्तन जो होगा यहाँ पर ताक्षणिक वेग होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया एंड दोनों ही वेग को हमने समझ लिया। औसत वेग क्या है, दो समय के बीच का जो औसत वेग होगा, मतलब वेग होगा वही यहाँ पर औसत वेग होगा। देन फिर यहाँ पर ताक्षणिक वेग क्या है, किसी निश्चित समय पर मापा गया जो वेग है वो ताक्षणिक वेग होता है। सिंपल था। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कौन सा टॉपिक जिसे हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ था, क्या था, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे साथ, बट यहाँ पर हम समझते हैं। अब देखो यहाँ पर तीन ऐसे कारक होंगे, तीन ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या करेंगे, उन्हें ना एक तरह से भी ये प्रभावित करेंगे। अब ये कैसे करते हैं वो चीजें हम समझते हैं। सबसे पहले बात, तीनों फैक्टर कौन कौन से, सबसे पहला है ताप, देन उसके बाद है उत्प्रेरक, तीसरा है यहाँ पर से क्षेत्रफल। ये तीनों ही ऐसे फैक्टर हैं जो इन्हें कुछ चेंज करने में मदद करेंगे, इसे क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, ये वर्ड भाई पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, बट हाँ इसे इग्नोर करना प्लीज। एंड चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं ताप बढ़ा देता हूँ, अगर मैं कोई रिएक्शन वगैरह है उसमें मैं ताप बढ़ा देता हूँ तो होता क्या है, ये जो अभिक्रिया वेग है वो क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ता जाएगा। वही उत्प्रेरक की बात की जाए, अगर उत्प्रेरक यहाँ पर अभिक्रिया में हम यहाँ पर भाग लेते हैं तो वेग में भी परिवर्तन हो जाता है, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग में परिवर्तन होता है। थर्ड यहाँ पर है अभिकारकों का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, अभिक्रिया जो है उसका वेग भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये तीन ऐसे फैक्टर थे जो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज कर रहे थे। आई थिंक आपको समझ में आएगा, अच्छे से नोट करना। आप इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं लाया हूँ। चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया है, 2012 में, 2019 में, 2022 में भी पूछा गया है। 2 नंबर में या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभिक्रिया की दर जो वही वेग थी पर ताप में प्रभाव को यहाँ स्पष्ट कीजिए या तापमान
जो है गुणांक को यहाँ पर आपको बताना है किसे कहते हैं। सो वही है, यहाँ पर आप बता सकते हो ताप का प्रभाव क्या होता है भैया। ताप जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ता जाता है। ऐसे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, छोटा नहीं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना, बस वो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो सारी चीजें मैं शॉर्ट में लाया हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। और ये लेक्चर सिर्फ फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए नहीं बल्कि रिवीजन के पर्पज से भी बनाया जा रहा है, इसलिए मैं सारी चीज एकदम शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। बाकी अगर बहुत लंबा हमें डेरिवेशन करना हो, न्यूमेरिकल करना हो, तो उसके लिए हम अलग अलग वीडियो लाएंगे। बाकी वन शॉट में तो हम पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे, बेसिक कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यू जो है वो हम यहाँ पर देखते चलेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। यहाँ पर ताप पूछा है, आपको उत्प्रेरक भी पूछा जा सकता है या अभिकारकों का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया की कोटि। ये जो अभिक्रिया की कोटि है ये क्या होता है, तो सिंपल सा परिभाषा आप देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है प्रेक्षित दर समीकरण में सांद्रता पदों पर लगाया जाने वाला घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब यहाँ पर ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये सिर्फ आपको याद करनी है और वैसे भी पूछा नहीं जाएगा अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। बल्कि क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी होती है। अब कैसी क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि तथा दर जो है वो ज्ञात करना होता है। सो यहाँ पर पूछा गया और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर या 3 नंबर में, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सो आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो क्वेश्चन है वो आपको बनाने होंगे। ये कब बनेगा, जब आपको इसका फार्मूला पता होगा। अब देखो फार्मूला बहुत ज्यादा इजी है। अभिक्रिया का जो वेग होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सो उसे करते हैं हम लोग आर से, स्मॉल आर से हम उसे प्रेजेंट करते हैं। अब देखो रिप्रेजेंट हमने कर लिया स्मॉल आर से। अब यहाँ पर मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ ये जो फार्मूला है वो कैसे आया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं आर और समानुपाती करते हैं, किससे हम लोग करते हैं, एक है और उसके घात में स्मॉल ए हमने लिया हुआ है, बी हमने लिया हुआ है और उसके घात में हमने स्मॉल बी लिया हुआ है और सी के घात में भी हमने स्मॉल सी लिया हुआ है। अब आपको ये तो पता होगा कि ये जो समानुपाती है जब भी हम हटाते हैं सो एक नियतांक एक कांस्टेंट हम यहाँ पर लगाते हैं। सो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे एक नियतांक, उसके बाद यही चीज यहाँ पर रिपीट होगी। अब यहाँ पर सब ध्यान से देखो, ये जो है हम क्या करते हैं ना, इनमें से ओनली घात को लेते हैं, उनका जो घात है ना ऊपर वाला घात, घातों का योग, ठीक है, घात लेते हैं उन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब सभी को जोड़ देते हैं, जितने भी घात होंगे उन सभी को जोड़ देंगे आपस में। लाइक यहाँ पर ए है, बी है, सी है, तो सभी को हम लोग जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है भैया, अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। सो कोटि को हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं किससे, स्मॉल एन से, स्मॉल एन से कोटि को प्रदर्शित करते हैं। सो कोटि बराबर क्या होता है ये आपको याद रखना है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये ए बी सी कहाँ से आया, वो आया है यहाँ पर, आप लोग देखिए इस जो समीकरण बोलते हो या कुछ भी आप बोल सकते हो, ये समीकरण नहीं है। सो समीकरण के जितने भी पद है उनकी घात जो है वहीं से यहाँ पर हमने लिया है ए बी सी को। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बस आपको फार्मूला अच्छे से याद करना है एंड देन उसके बाद आप ये जो क्वेश्चन है वो बना सकोगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो हम यहाँ पर ना कुछ फैक्ट भी लेते हैं, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, देन उसके बाद ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इजी तरीके से बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए चलो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे ये सॉल्व हुआ है समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि तथा दर ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें कोटि ज्ञात करनी है और उसका जो दर है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। कोटि मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक शून्य कोटि, एक होते हैं प्रथम कोटि। सो हमें यहाँ पर बताना है ये जो यहाँ पर हमें समीकरण दिया हुआ है ये प्रथम अभिक्रिया मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या सेकेंड मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब जैसा हमें समीकरण दिया जाता है हम क्या करेंगे ना, समीकरण को पहचानेंगे पहले। इस समीकरण में हमें क्या क्या चीजें दी गई है वो चीजें हमें पहले पहचाननी होती है। लाइक सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर दिया हुआ है NH3, जिसे हम लोग कहते हैं अमोनिया, क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं NH3 को। यहाँ पर 2 अमोनिया है, यहाँ पर देख सकते हो जो कि यहाँ पर जी में है। एंड देन इसके बाद देखो ये है पीटी, पीटी मतलब प्लेटिनियम होता है, मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक पीटी का प्लेट है, प्लेटिनम का प्लेट है, जिसमें यहाँ पर सारे जो रिएक्शन है वो रखी हुई है, जिसमें हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, उसे सांद्रता दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, दाब दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो 1130 के दे रहे हैं। देन यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है अपना और लास्ट में हाइड्रोजन है जिसके 3 यहाँ पर अणु हमें दिया गया है। अब ये सभी गैस है। सो सिंपल सा हमें ये सारी चीजें पता चल गई इसमें क्या क्या चीजें दी गई है
और हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एक पीटी का यहाँ पर हमने प्लेट ले लिया हुआ है और इस प्लेट में हम कितना दाब लगा रहे हैं, ताप लगा रहे हैं, सो हम लगा रहे हैं 1130 यहाँ पर के। ठीक है, अब इतना हम ताप लगा रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें अमोनिया है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी इसमें डला हुआ है, सामान्य मतलब जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है अणु वो सभी डला हुआ है। अब ध्यान से आप देखना, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ वो नोटिस करना। देखो अमोनिया जो है यहाँ पर कितने दो अणु है यहाँ पर अमोनिया के, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर सबको पता चलेगा कि भाई हाइड्रोजन से ज्यादा ही यहाँ पर संख्या किसका है, अमोनिया का है। हाइड्रोजन से ज्यादा संख्या है, भले ये 3 है, बट यहाँ पर जो प्रभावी होगा वो कौन होगा, अमोनिया होगा। प्रभावी कौन होगा, अमोनिया होगा। जब ये प्रभावी हो जाएगा तो क्या होगा, इसके जो अणु है ना वो पीटी प्लेट में पूरी तरह से फैल जाएगा। मतलब एक पीटी प्लेट है जिसमें अमोनिया के पूरे अणु भर जाते हैं, और जब पीटी प्लेट में अमोनिया के पूरे अणु भर जाएंगे तो क्या होगा, सांद्रता जो है वो बढ़ने लगेगी। सांद्रता जो है बढ़ने लगेगी, और जब सांद्रता बढ़ती है, और जब सांद्रता बढ़ती है तो क्या होती है, जो कोटि होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, मतलब कोटि जो है मतलब शून्य हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमें कोटि मिलेगी वो क्या मिलेगी, शून्य मिलेगी। ये शून्य अभिक्रिया की कोटि होगी। ठीक है, इसका दर क्या होगा भैया, के सांद्रता वही शून्य हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर बढ़ रहा है, सांद्रता बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मापा नहीं जा रहा है। और देखो यहाँ पर घात में आपको कुछ दिख रहा है, नहीं हमें घात तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर के जो है वो शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई चलो हमने निकाल लिया शून्य अभिक्रिया की कोटि है, एंड यहाँ पर सांद्रता भी हमने निकाल लिया, क्योंकि इनके घात में कुछ भी नहीं है तो हम जोड़ेंगे क्या। ठीक है, तो ये शून्य हमें मिल चुकी है, दोनों हमें शून्य मिल चुकी है। बट यहाँ पर आप ये बताओ कि ये जो 1/2 क्या कर रहा है, 1/3 क्या कर रहा है, और ये डी टी एच ये सभी चीजें क्या है। मतलब हमें क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं दिया, हमें क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसा दिया है, तो ये कैसे हमने किया और ये क्या था। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारे मन में तो आएगा ना कि ये क्या था, ये कैसे हमने किया, उसके बाद ही तो बनाएंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, जब भी हम दर निकालते हैं, जब भी हम दर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 1/, में लेते हैं, जितने भी अणु होंगे उन्हें हम 1/, में लेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पास मिल गया कि दर निकालने के लिए हम लेंगे 1/, में सारी चीजें। सो यहाँ पास क्या था, 2 था तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पास नाइट्रोजन कितना भी है, 1 है, सो 1/1 ही हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पास कुछ नहीं लिखेंगे। ये 3 है, सो 1/3 यहाँ पास हाइड्रोजन हो जाएगा। यही था यहाँ पर पहला चीज। सेकेंड यहाँ पर क्या था भैया, देखो हमने कोष्टक में लिया हुआ है d/dt लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर d/dt, क्या आपको हमारे यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स याद आ रहे हैं, जिसमें मैंने बताया था समकलन और अवकलन, मैंने बताया था जिसमें d/dx जो वाला था हमने पढ़ा हुआ था, जिसमें अवकलन हमने किया हुआ है। सो यहाँ पर अवकलन का यूज हुआ है। ठीक है, समकलन अवकलन जो है वो यहाँ पर यूज हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स, सो आप जाके प्ले लिस्ट चेकआउट करना, उसमें मैंने बताया हुआ था सारी चीजें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जब यूज करते हैं ये चीजें, कब यूज करते हैं, जब यहाँ पर हमें छोटी चीजें चाहिए होती है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्म में आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तब जाके आप यहाँ पर कोटि जो है वो पहचान सकते हो, सांद्रता जो है वो पहचान सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर घात में कुछ मिल रहा है, क्या आपको घात में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सो इसका घात क्या है, शून्य है। अब आपको मैंने यहाँ पर सूत्र बताया था, एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, कोटि का a+b+c, यहाँ पर से ab+c, ये सभी चीजें हैं वो घात का होता है। घात ही यहाँ पर शून्य है, सो इसका जो सांद्रता की है वो भी शून्य हो जाएगा, इसकी कोटि भी शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रही है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगला है यहाँ पर हम टॉपिक बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जो इसका प्रकार है, ठीक है, कोटि का, वो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। बहुत ज्यादा इजी है एंड इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आई थिंक यहाँ पर मैं नहीं लाया हूँ, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, देन इसका हम लोग पढ़ेंगे। देखो आपको पूछा जा सकता है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसे परिभाषित कीजिए, इसके फॉर्मूला को बताइए, या पूछा जा सकता है इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा सिंपल होता है। सेम यहाँ पर डेटो क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ही। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इनके परिभाषा को कैसे लिखनी है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाए शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, सबको बतानी है। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जब यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया जो है उसमें वेग अभिकारक की सांद्रता पर कोई भी यहाँ पर क्या निर्भर नहीं करता है, सो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाती है। अब बस आपको फार्मूला रखना है k बराबर में x/t, ये फार्मूला आपको याद करनी है, और ये जो लाइन मैंने बताया है ये आपको याद करनी है। अगला यहाँ पर जो है वो है प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम ना एक तरह से सांद्रता में परिवर्तन होता है।
निर्भर करता है। इसमें क्या निर्भर नहीं कर रहा था, क्या हो रहा था, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इस पर निर्भर करेगा। यह अभिक्रिया अभिकारक की इकाई सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या है, इकाई सांद्रता पर निर्भर करता है। वो निर्भर नहीं कर रहा था, बट ये निर्भर करेगा। बस इतना ही फर्क है। बाकी इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, सो वो आपको याद रखना होगा कि बराबर में 2.303 बटे में यहाँ पर टी है, log 10 है, फिर a बटे में a माइनस एक्स यहाँ पर है। सो ये आपको याद करनी होगी। ठीक है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो फार्मूला है वो क्या होता है। सो एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आपको बताना होगा, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो ये आपको बताना होगा। तो भाई फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, बट इसका यूनिट आपको याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर होता तो मैं आपको बता देता। बाकी इतना ही आपको करना है। देन अगला यहाँ पर टॉपिक देखते हैं। अगला यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो है अभिक्रिया की आणविकता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की अणु संख्याता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु संख्याता भी कहते हैं, या आणविकता भी कहते हैं। अगर दोनों ही वर्ड आपको पूछे जाते हैं, सबको यही रिप्लाई देना है, यही आंसर देना है। इसका क्वेश्चन जो है वो कैसा पूछा जाता है। सो इसके क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछे जाते हैं, और काफी बार आया हुआ है सीजी बोर्ड में 2009 में, 2017 में, 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, किसी अभिक्रिया की अणु संख्याता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, उसके बारे में बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका परिभाषा पूछा जा रहा है, इसका डेफिनेशन पूछा जा रहा है। सो वही चीज आपको बतानी है। क्या होता है अणु संख्याता, क्या होता है आणविकता। देखो, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जितने भी यहाँ पर तत्व होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक के जितने अणु होंगे वही कहलाएंगे यहाँ बस अणु संख्याता या आणविकता। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। कैसे है, यहाँ पर मैंने लिया Na प्लस Cl, मैंने लिया, दोनों को मिलाया, NaCl बन चुका है। अब मान लीजिए इसका 2 अणु था, इसका 3 अणु था। ये जो अणु है वही यहाँ पर कहलाएगा आणविकता, अणु संख्याता। ठीक है, ये दो है, 3 है, यही यहाँ पर कहलाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था ना, एकदम ज्यादा सिंपल है भाई, पूरा चैप्टर ही इजी है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, बस परिभाषा पूछी जाएगी, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, सो आपको एग्जाम्पल बता देना है। स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है, सो आप स्पष्ट कर देना कि यही चीजें हो रही है। बस आपको ऐसे ही बताना होता है। बस आपको परिभाषा जो है यहाँ पर पढ़ना है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपका होमवर्क आप समझ सकते हो, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। देन इसके बाद जैसे वन शॉट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वन शॉट में। सो वहां पर हम लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे। बस यहाँ पर तो हम पहले कंप्लीट करें पूरा सिलेबस। सो अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है अर्ध आयु काल। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाई जो काल होगा, जो समय होगा, उसका आधा समय ही यहाँ पर अर्ध आयु काल कहलाता है। फिजिक्स में भी हमने यह पढ़ा हुआ था क्लास 11th में, एंड अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर में। ये क्या होता है, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उनकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, अभिकारक की सांद्रता हमने ले ली। अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी प्रारंभिक स्थिति में अगर देखा जाए तो उसकी जो आधी सांद्रता होगी वो यहीं पर क्या कहलाएगी, उसका अर्ध आयु काल कहलाएगा, उसका आधा हिस्सा बोल दो। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस यही आपको जानना था। एंड इसके बाद बस आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अभिक्रिया के अर्ध आयु काल से क्या समझते हो, ये आपको बताना। 2020 में पूछा है, 2023 में पूछा है। देन आपको सेकंड क्वेश्चन में 2-3 नंबर का आता है ना, तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है सिंगल क्वेश्चन है 2 नंबर में, 3 नंबर में हो तो 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है। वो तो भाई पैटर्न के ऊपर ही पता चलेगा, जो एग्जामिनर है वो कैसा क्वेश्चन देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमें प्रिपेयर करना होगा। सेकंड यहाँ पर देखो क्या बोला है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात करने पर एक व्यंजन जो है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, मतलब व्यंजन जो है प्राप्त करना है। अब यहाँ पास क्या है, डेरिवेशन आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। सो वो आपको करनी होगी अच्छे से। बस वही चीज यहाँ पास पूछी जाएगी। मैं आपसे देखिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ऐसे 2 क्वेश्चन को मिला दिया जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया और अर्ध आयु काल, इनको भी मिला के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो एक ही प्रकार के सभी बनते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। सो आप कर लोगे। एंड इसके बाद यहाँ पास ये परिभाषा जो है वो आपको याद करनी क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है वेग नियम। वो है वेग नियम। ये जो वो वेग नियम है वो क्या कहता है, देखो बहुत ज्यादा सिंपल, मैं हर बार सिंपल ही बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है यार। ठीक है, देखो वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। सो यहाँ पर आपको बताना है वही चीजें,
जो कि क्या होती है मोलर सांद्रता को एक तरह से प्रदर्शित करता है, वो यहाँ पर वेग नियम होता है। वेग नियम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर टॉपिक था, सो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर यह वेग जो है समीकरण कहलाता है, एक तरह से वेग समीकरण जो है ये कहलाता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक बार ऑनलाइन हम पढ़ते हैं, वह गणितीय व्यंजक, हमने क्या बोला, वह गणितीय व्यंजक, ठीक है। मतलब कि हम जब रिएक्शन देते हैं उसमें जो गणितीय हम लोग नंबर डालते हैं ना, 2 3 3 4 ऐसी संख्या डालते हैं, वो यहाँ पर बोला जा रहा है वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की क्या है प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाती है। मतलब कितने यहाँ पर भाग ले रहे हैं, गणितीय जो व्यंजक है उनके बारे में बताती है। और ये जो समीकरण बनता है, ठीक है, उस समीकरण को क्या कहते हैं, वेग समीकरण कहते हैं। बस यही था। इसके बाद अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा। अब संकीर्ण ऊर्जा को देखने से पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना होगा, उसके बाद हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब वो टॉपिक है देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा जो है वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। वैसे ये फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में भी है, सो इसे अभी आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वगैरह ऐड करना होता है, बाकी ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। देखो देहली ऊर्जा क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूनतम ऊर्जा क्या होता है, सबसे न्यूनतम ऊर्जा जो एकदम न्यूनतम होता है, उससे नीचे और हो ही नहीं सकता ऐसा, एकदम न्यूनतम सबसे नीचे जाके, ठीक है, सबसे नीचे सबसे न्यूनतम जो ऊर्जा होती है वो देहरी ऊर्जा कहलाती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा देहरी ऊर्जा कहलाती है जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी प्रभावी टक्करों द्वारा अभिक्रिया को संपन्न करते हैं तथा उत्पन्न करते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ अणु है, ठीक है, कुछ अणु है जिनके पास ये शक्ति है, मतलब देहरी ऊर्जा की शक्ति है जो कि न्यूनतम ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब ये कब करती है, जब दो अणु, मान लीजिए यहाँ पास एक अणु है, यहाँ पास एक अणु है, और यहाँ पास क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। सो रिएक्शन होने के साथ साथ क्या होता है, ये अणु आपस में टकराते हैं। जब ये टकराते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया जो स्टार्ट हो जाती है और संपन्न होने लगती है, पूर्ण होने लगती है। और जब पूर्ण होती है तो कुछ ना कुछ उत्पाद बनेगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा। संपन्न हो रही है, उत्पाद बन रही है, सो इन सभी में यहाँ पर जो न्यूनतम ऊर्जा लग रही है, सबसे न्यूनतम ऊर्जा लग रही है, वही यहाँ पर देहली ऊर्जा कहलाती है। ये आपको समझना था। देखो क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2010 में, 18 में, 2024 में पूछा गया है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हर एक क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। हर एक क्वेश्चन का टाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम यहाँ पर करते हैं, ये जो टॉपिक है वो टॉपिक करते हैं जो कि संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो देहरी ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है। देखो मैंने बताया कि देहरी ऊर्जा जो है वो क्या होता है, सबसे न्यूनतम ऊर्जा है। बट अगर उससे भी न्यूनतम चला जाता है, कोई अणु है जो उससे भी न्यूनतम प्राप्त कर लेता है ऊर्जा, सो वो यहाँ पर कहलाती है संकीर्ण ऊर्जा। बस वही बतानी है भैया, मतलब देहरी ऊर्जा का जो सीमा या अवरोध है वही यहाँ पर क्या होती है, संकीर्ण ऊर्जा होती है। एक तरह से अवरोध को बता रही है, उसकी क्षमता को बता रही है यहाँ पर, सो वही था। इसके बाद अगला यहाँ पर देखते हैं। अगला यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, संकीर्ण ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, 2018 और 24 में पूछा गया है। सो आपको यही बतानी है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, मतलब थ्योरिकल बेसिक होता है। 2 नंबर 3 नंबर में क्या ही आएगा भाई, मतलब बहुत ज्यादा ये चीज ही आता है, सारी चीजें तो ये आपको करनी होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्या होता है, परिभाषा बता दो। निम्न का पूछा जाता है तो निम्न का बता दो। व्यंजक ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है तो कुछ चीजें मान लो, उसके बाद आपको आंसर बना देना है। बस परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, फार्मूला आपको याद होनी चाहिए और बना देने हैं। अब देखो ये चैप्टर भले ही फिजिकल का है, बट इसमें ज्यादा फार्मूला नहीं है, 1 2 ही फार्मूला आपको याद करने हैं जो इसके लिए सफिशिएंट होंगे। अगले यहाँ पर टॉपिक हम पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर सेकंड लास्ट टॉपिक है, जो कि है संघट अवधारणा। ठीक है, अवधारणा। संघट अवधारणा क्या होती है, जब अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है। मैंने बताया क्या होता है, देखो सिंपल से मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक टप रखा हुआ है, एक मैंने ग्लास रखा है या पर नली रखी है, जो भी आप समझ लीजिए, टप रखा है। इसके अंदर में हम कुछ ना कुछ तत्व डाल देते हैं। कोई भी तत्व यहाँ पास डाल दिए हमने, एक्स तत्व मान लीजिए, सपोज कीजिए एक्स तत्व इसमें डाल दिए। इसमें बहुत सारे अणु हैं, क्या है, बहुत सारे अणु हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब इसमें हम ताप देंगे या कुछ भी चीज हम चेंजेस करेंगे, मान लीजिए इसमें मैंने हीट दिया, ताप दूंगा तो ये सभी अणु क्या है, इधर उधर हिलेंगे, पूरा हिलेंगे, क्यों, इनमें इफेक्ट पड़ेगा। जब ये हिलते हैं और हिलते तो आपस में टकराते हैं, और टकराने से कुछ न कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा क्या करती है, उस क्रिया को, उस समीकरण को पूर्ण करने में मदद करती है, उस क्रिया को संपन्न कराती है। न्यू प्रोडक्ट जो बनता है, उत्पाद जो बनता है, उन्हीं टक्कर से बनता है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है जब अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है, संभव होती है। ठीक है, संपन्न होती है मतलब संभव होती है। संभव का मतलब ये है कि एक तरह से मुमकिन होती है। ठीक है, अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए, संपन्न करने के लिए ये जो है मतलब टकराव होना जरूरी है, ऐसा आप समझ सकते हो। अगला यहाँ पर लाइन, यहाँ पर क्या बोला है, अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। मतलब कि भाई अलग अलग दिशा में टकरा सकता है, बट यहाँ पर अगर
जो क्रिया है उसे संपन्न करना है, उसके लिए एक निश्चित या उपयुक्त दिशा में ही टकराना जरूरी होगा। ये यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई है। देन इसके बाद है अभिक्रिया संपन्न करने के लिए संकीर्ण संकुलन बनना क्या है, अनिवार्य है। संकीर्ण संकुल, संकीर्ण संकुल क्या होता है, एक तरह से बॉक्सेस जैसा है, मतलब कि एक तरह से टकराने का उनका नियम बोल दो कि भाई यहाँ पास अणु है, यहाँ पास अणु है, सो यहाँ पे जो अणु है ना कुछ इस तरह से टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास एक तरह से बॉक्सेस बनेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स बनेंगे। सो यहीं पर संकीर्ण संकुलन है, वही यहाँ पास बनाता है। देन यहाँ पास अगला है ऊर्जा अवरोध को पार करना उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक है, मतलब ऊर्जा अवरोध को यहाँ पर पार किया जाएगा तभी जाके यहाँ पर जो उत्पाद है वो बनेगा। अब ऊर्जा अवरोध क्या है, वही आप समझ सकते हो, देरी जो ऊर्जा वगैरह है, यही सारी चीज संकीर्ण ऊर्जा है, ये सभी जो है इसके अंदर में आ जाते हैं, ऊर्जा अवरोध के अंदर में, ठीक है, अवरोध के अंदर में आ जाते हैं। तो उससे पार करना जरूरी है, मतलब न्यूनतम ऊर्जा से भी ज्यादा होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर जो है बनेगा। मतलब सिंपल सी बात है, जब वो न्यूनतम ऊर्जा है, सबसे नीचे वाली ऊर्जा है, तो भाई उससे ऊपर ऊर्जा देनी पड़ेगी अभिक्रिया में सभी अणु को, तब जाके तो भाग लेगी। तो यहाँ पर सभी टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। एक और टॉपिक बचा है जो कि लास्ट टॉपिक है, देन इसके बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सोचा था 1 घंटे कुछ लगेंगे, बट ये आधे घंटे में ही कंप्लीट हो गया। और मैंने बताया ना सारे टॉपिक्स कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने दिखाया कितना सिंपल आता है, ठीक है। अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक देखते हैं, देन उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखो क्या है, आहेनी आहेनी समीकरण, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल है और पूछा नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, मतलब काफ़ी बार मैंने देखा है पूछा नहीं जाता है। टाप टी है जिसमें परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक के में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने वाला जो समीकरण है वो यहाँ पर आर्हेनियस समीकरण कहलाते हैं। जो समीकरण आपको याद करनी है, अगर हो सके तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बाकी इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। के बराबर में ए है डॉट, मतलब कि यहाँ पर क्या भी है, डॉट प्रोडक्ट है ई के साथ, और यहाँ पर ई ए है, फिर आर टी वगैरह है, कुछ कुछ है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जिसमें यहाँ पर के जो है वेग स्थिरांक है, ए जो है आवृत्ति गुणांक है, जो ई ए है वो संकीर्ण ऊर्जा है, और टी जो है यहाँ पर परम ताप होने वाला है। बस इतना ही चीज था जो कि यहाँ पर हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। सो अभी हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसे रिविजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, देन इसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हो चुकी है एंड आधे घंटे ही काम था, तो भाई रिविजन का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं था, बट एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर के अंदर में टोटल हमें यहाँ पर 12 टॉपिक्स पढ़ने, 12 नहीं 13 है, एक देहरी ऊर्जा भी है। सो हमें 12 टॉपिक यहाँ पर मेनली पढ़नी है, ठीक है, वो तो उसके अंदर में आ जाती है। मेनली 12 टॉपिक्स है जो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में पूरी की पूरी मदद करती है, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर होगा अभिक्रिया की कोटि, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। इनसे क्वेश्चन आएंगे कि ये क्या होता है, परिभाषा बताओ, इनके व्यंजक निकालो, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। देन यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अर्धायु काल क्या होता है, संकीर्ण ऊर्जा क्या होता है, देरी ऊर्जा क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर है वेग के प्रकार तो नहीं पूछे जाएंगे, आपको पूछा जा सकता है अभिक्रिया का वेग, ठीक है, या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। देन फिर यहाँ पर अभिक्रिया आणविकता, ये निकालने के लिए पूछे जा सकते हैं। इतने ही मेन टॉपिक्स थे जो कि आपको एकदम अच्छे से करने ही करने हैं इस चैप्टर के अंदर। सो हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं एक बार और सारी चीजें, वैसे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभिक्रिया का वेग हमने पढ़ा, वो क्या होता है, अभिक्रिया का वेग यहाँ पर बोलता है अभिकारक हो गया, मतलब जो क्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक, और उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन जो है समय अंतराल के साथ अगर भाग किया जाए तो हमें मिलता है अभिक्रिया का वेग। देन यहाँ पर हमने सेकंड पढ़ा जो कि था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से थे, ताप थे, जो कि ताप जैसे हम बढ़ाएंगे अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ता जाएगा। उत्प्रेरक अगर भाग लेता है तो चेंजेस आएंगे, किस में आएंगे, वेग में आएंगे। अगर अभिकारकों का क्षेत्रफल हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ जाएगा, हमने ये देखा। इसके बाद अगला यहाँ पर हमने देखा वेग के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है औसत वेग, एक होता है ताक्षणिक वेग। औसत वेग क्या होता है, 2 समय के बीच का जो औसत समय होगा, एकदम बीच का जो समय, वो यहाँ पास क्या हो जाएगा भैया, औसत वेग होगा। औसत वेग निकालने का बहुत ज्यादा सिंपल है, आप कुछ भी चीज का औसत निकालते हो तो 2 से उससे भाग दो, औसत निकाल जाता है। इसके बाद अगला हमने पढ़ा ताक्षणिक वेग, वो क्या होता है, एक निश्चित समय जो होता है उसमें जो वेग होता है, उत्पन्न वेग या मापा गया वेग, वो यहाँ पास ताक्षणिक वेग कहलाता है। अगला यहाँ पास देखा जाए तो एग्जाम्पल में बताया था। देन यहाँ पास है
अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला ये भी कारक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछे जाते हैं, वो हमने देखा। अभिक्रिया की कोटि जो है निकालने का ये सूत्र होता है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो समीकरण होता है मतलब प्रेक्षित दर समीकरण में सांद्रता पदों पर लगाया जाने वाला घातों का ये जो योग होता है वही यहाँ पास कोटि होता है। कोटि निकालने का बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है, जो समीकरण है उसका घात देख लो, घात को सभी को जोड़ दो, आपको कोटि मिल जाएगी। और इसमें कोटि के साथ साथ आपको सांद्रता देखनी है, परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही है। जब सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, सांद्रता अगर परिवर्तित होती है तो 1 2 3 ऐसा होता जाता है। इसके अगला यहाँ पर हमने देखा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने इसे सॉल्व किया। एंड इसके शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगर वो निर्भर करता है तो वो हो जाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाती है। इसका फार्मूला आपको याद करनी है। अगले हमने यहाँ पर देखा अभिक्रिया की आणविकता, वो क्या होती है? अभिक्रिया की आणविकता क्या है? जितने भी हम यहाँ पर क्या है नंबर लेते हैं, जो हम क्या लेते हैं नंबर लेते हैं, वही नंबर यहाँ पर क्या हो जाती है भैया? हो जाती है अपनी अभिकारक या फिर अणु संख्याता। ठीक है, आणविकता या अणु संख्याता हो जाती है जो भी यहाँ पर नंबर भाग लेते हैं क्रिया के अंदर में। जैसे Na में 2 है तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? अणु संख्याता। मतलब जितने भी नंबर हम लेते हैं वही यहाँ पर हो जाता है। देन यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा कैसे टाइप के आते हैं। फिर हम देखा आधा आयु काल क्या होता है। जो आधा आयु काल होता है मतलब आधा जो हिस्सा होता है वो यहाँ पर हो जाता है। अगला हमने देखा यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देन फिर हमने देखा वेग नियम क्या होता है। वेग नियम बोलता है कि मोल सांद्रता जो है, मोलर जो सांद्रता है वो यहाँ पर मेन काम मतलब रोल पैदा करता है। जो गणितीय व्यंजक होता है उन सभी का जो समीकरण मिलकर बनता है उसे वेग समीकरण कहते हैं। अगला हमने यहाँ पर देखा संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है। जो देहरी ऊर्जा होती है उसमें एक तरह से सीमा और अवरोध उत्पन्न करती है। अवरोध जो होती है वो यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा होती है। देहरी ऊर्जा क्या होती है? वो भी मिलता है सबसे न्यूनतम ऊर्जा होती है जो कि उस अणु के पास होती है, जो क्या होती है एक टक्कर या जो भी टक्कर वगैरह होती है उसके माध्यम से समीकरण या अभिक्रिया को पूर्ण करती है, उत्पाद बनाने में मदद करती है। अगले यहाँ पर हमने देखा एक और नया टॉपिक कि उसमें हमने देखा संगत अवधारणा। संगत मतलब कि टकराव होता है, मैं आपको बताना भूल गया था एक बार। ठीक है, ये मेन ही चीज मैं भूल गया था। देखो संगत मतलब टकराव होता है, जब दो चीजें आपस में टकराती है तो संगत कहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं अणु होते हैं जो आपस में क्या टकराते हैं और टकराने से अभिक्रिया जो है पूर्ण होती है। और कैसे टकराना होता है उसका नियम यहीं पर लिखा हुआ है। देख लो आपस में टकराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब वो टकराता है तो एक उपयुक्त दिशा में टकराना जरूरी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है चक्रीय निशंकुलन मतलब कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अनिवार्य होता है अगर जो अभिक्रिया उसे पूर्ण करना है तो। ठीक है, अब ऊर्जा अवरोध का यहाँ पर क्या पार करना जरूरी है। मतलब ऊर्जा अवरोध में क्या क्या आता है भैया? देहरी आवृत्ति होगी मतलब ऊर्जा होगी, और संकीर्ण ऊर्जा जो है दोनों ही यहाँ पर आ जाती है इसके अंदर में। अगला हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा वो आयनिक समीकरण पढ़ा, जिसमें आपको ये समीकरण जो है वो याद रखना है। इतने ही टॉपिक थे एंड यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है ओनली फॉर 37 मिनट्स में। हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसमें जैसे भी क्वेश्चन आते आपसे बन जाएंगे। बस व्यंजक निकालने वाले थोड़े से टफ हो सकते हैं, पर मैं नहीं बोलूँगा कि टफ है। आप एक बार जब रीड करोगे आपके पास गाइड वगैरह होगा सो आप आराम से बना पाओगे। अगर नहीं बनता है सो बता देना यार, मैं हूँ, मैं यहाँ पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उस टाइम में पूरा का पूरा हम यहाँ पास कंप्लीट कर देंगे हर एक चीज। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के अंदर में। बोर्ड के पर्पज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, हर एक चीज मैंने कंप्लीट करा दिया है। सो अगला जो क्लास है केमिस्ट्री का, अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 वो जल्द ही आएगा। उससे पहले मैं सोच रहा था क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें पिछले 3 चैप्टर्स का जिसे हमने कंप्लीट किया हुआ है। जल्द ही फिजिक्स के भी क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके नोट्स बनाने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपसे एक सजेशन चाहूँगा कि यहाँ पास जब मैं नोट्स बनाता हूँ अपने लेक्चर्स के लिए तो यहाँ पास मैं डिजिटल फॉर्म में बनाता हूँ, बट फिजिक्स के मामले में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ पास न्यूमेरिकल होते हैं। सो हर एक लाइन एकदम लंबा हो जाएगा और डिजिटल फॉर्म में अच्छे से नहीं बन पाएगा, वो चीज़ें काफ़ी टाइम लगती है। सो क्या मैं अपनी नोट्स को यहाँ पास ला के पढ़ा सकता हूँ? वो आप मुझे कमेंट में बताना। एंड वैसे मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी राइटिंग है, मुझे तो यार बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। सो अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो सो मैं वही करना चाहूँगा जो मैं सोच रहा हूँ। मैं अपने नोट्स को लाके आपको लाइन बाय लाइन जो है पढ़ के या समझा के आपको समझा दूँ, ताकि अच्छे से आपका समझ आए, सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। बाकी डिजिटल फॉर्म में अगर आपको चाहिए सो उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा यार। मैं ट्राई कर रहा हूँ, काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मेरी भी पढ़ाई अभी जो है स्टार्ट में कर चुका हूँ नीट की प्रिपरेशन। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा नहीं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पिछले 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, वो सभी के सभी आपको रिवाइज करने हैं।
बायोलॉजी में भी तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है, फिजिक्स का भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, सो हम वो भी जल्दी कर देंगे। देन हिंदी इंग्लिश की बात की जाए, काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था हिंदी इंग्लिश के लिए, सो उसके लिए मैं समरी लेक्चर जरूर से लाने की कोशिश करूंगा हर चैप्टर्स की। इंग्लिश के लिए भी शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में, मैं अपलोड कर दूंगा जल्द ही पूरा का पूरा। एंड इसके बाद स्ट्रैटेजी वीडियो भी आ जाएगी। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो ताकि हम अभी से प्रिपेयर हो सके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भाई हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, रिएक्शंस, जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है सभी का मैं लिस्ट लाऊंगा, ढूंढ के लाऊंगा जो 2027 में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, मतलब एकदम छपने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो सभी मैं फाइंड करूंगा और एक एक वीडियो में लाके मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।